Dear students, Assalamu alaikum. This is the first video lecture of week 10 और इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लेक्चर नंबर 19 एंड 20 जो है इसको कवर करेंगे। मशीन लर्निंग का टॉपिक जो है दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट वीक। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी के ऊपर जो है वो हम मेनली जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो लर्निंग है ये दो तरीके से हो सकती है। एक इंडक्टिव लर्निंग जिसको हम लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल्स कहते हैं, और दूसरी नॉलेज बेस्ड के ऊपर बेस्ड लर्निंग होती है जिसको हम डिडक्टिव लर्निंग के तौर पे जो है वो रेफर करते हैं। डिडक्टिव लर्निंग जो है ये कोई इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा फेमस नज़र आती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती इंडस्ट्रियल वे में नज़र आती है, दैट इज़ इंडक्टिव लर्निंग। और इसका आइडिया ये होता है कि हमारे पास एक डेटा सेट होता है, ट्रेनिंग सेट होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम एक मॉडल को ट्रेन करके फिर उसको डिप्लॉय करते हैं और फिर वो डिफरेंट तरह की टास्क जो है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। आपका जो डेटा सेट है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक जिसमें फीचर्स होती हैं, उसकी फीचर्स वाला पार्ट होता है जिसको कलेक्टिवली हम एक्स के तौर पे रेफर करते हैं, और दूसरा इसका आउटपुट या क्लास पार्ट होता है। मतलब इन फीचर वेक्टर मेट्रिक या फीचर वेक्टर की बेसिस के ऊपर क्या आउटपुट वैल्यू होगी, ये हम इसको ट्रेनिंग की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम जो है इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा कि जो इंडक्टिव लर्निंग है ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें आपके पास जो क्लास वैल्यू है हर एग्जाम्पल के अगेंस्ट ये अवेलेबल होती है, और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें क्लास वैल्यू या आउटपुट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स के लिए अवेलेबल होती है, कुछ के लिए अवेलेबल नहीं होती, और एक इंटायरली डिफरेंट टाइप की लर्निंग हमारे पास अवेलेबल होती है जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम रिवार्ड और पनिशमेंट की बेसिस के ऊपर अपने एजेंट्स जो हैं इनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अगर वो कोई सही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको रिवॉर्ड करते हैं, और अगर वो कोई सही एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो हम बेसिकली उनको पेनलाइज कर रहे होते हैं या पनिश कर रहे होते हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम अपने सिस्टम जो हैं इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। इंडक्टिव मशीन लर्निंग जो है इसके प्रोसेस के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वो स्टार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा, और उसके बाद आप उस ट्रेनिंग डेटे के ऊपर कोई लर्निंग स्कीम या लर्निंग एल्गोरिथम जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं, और ट्रेन मॉडल जो है फिर आप उसको एवेल्युएट करते हैं, टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ टेस्ट डेटा, और फिर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। और जब वो डिप्लॉय हो जाता है तो फिर जो भी टास्क आपने उसको साइन की हुई है उस टास्क को वो परफॉर्म कर रहा होता है, और उसको वो रियल टाइम के अंदर जो है उसको सॉल्व कर रहा होता है। ये आपके पास एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग डेटा है, और ये आज हम इस पे बात भी करेंगे कि एक मॉडल जो है वो आपने इसको यूज करके जो है वो यहाँ पे लर्न किया है, जो कि मॉडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस मॉडल इज नोन एज डिसीजन ट्री मॉडल, जो कि आपने यहाँ पे अपने ट्रेनिंग डेटे से जनरेट किया है या ट्रेनिंग डेटे से इसको लर्न करवाया है। हमने ये भी बात की थी कि जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है इट हैज सम टाइप्स, जैसे क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन है, रिग्रेशन या न्यूमेरिक प्रेडिक्शन है, और ये कुछ एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वैसे तो ये हंड्रेड्स में है, ये डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस एल्गोरिथम जिसको हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के तौर पे जो है वो रेफर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिसीजन ट्री लर्निंग या डिसीजन ट्री एल्गोरिथम भी जिसको कहा जाता है, और ये ज्यादातर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आप डिसीजन ट्री के साथ
एक थोड़ी वेरिएशन के साथ न्यूमेरिक प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं या रिग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो हैं इन्हीं को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिसीजन ट्री लर्निंग, जो कि हम क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे आपकी आउटपुट क्लास जो है वो डिस्क्रीट क्लासेस के ऊपर जो है वो डिवाइड कर रही है, और अगर ये क्लासेस दो ही हैं तो हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के तौर पे भी रेफर कर देते हैं। हाँ जी, डिसीजन ट्री जो है क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग डेटा में बी यूज्ड टू क्रिएट ए डिसीजन ट्री मॉडल व्हिच कंसिस्ट ऑफ नोड्स, और नोड जो है दे रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। जो उसका फीचर सेट है उसमें से किसी एक फीचर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एक तरह से हम फीचर्स को किसी भी नोड के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। और एजेस जो हैं दे करेस्पॉन्ड टू द आउटकम ऑफ द टेस्ट विच कनेक्ट टू द नेक्स्ट नोड और द लीफ। जो भी टेस्ट का रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हम किसी एक एज को चूज करते हैं और आगे अगले नोड की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अगर तो एज जो है वो कोई लीफ नोड है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे क्लास जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। जो भी क्लास वैल्यू है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो दो ही क्लास वैल्यूज होंगी, 0 और 1, तो वो क्लास वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो अवेलेबल होंगी इस सिचुएशन के अंदर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल नोड्स हैं ट्री के वो फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो लीफ नोड होता है ये क्लास को या आउटपुट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप जानते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो या तो नॉमिनल टाइप के होते हैं या न्यूमेरिक टाइप के होते हैं। अगर तो फीचर एट्रीब्यूट जो है वो नॉमिनल टाइप का है तो इसका मतलब है कि उसकी हर वैल्यू के लिए एज जो है वो करेस्पॉन्ड कर रही होगी, या उस हर वैल्यू के लिए आपके पास एक एज जो है वो अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आपका एट्रीब्यूट जो है वो न्यूमेरिक टाइप का है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 वेज में या 3 वेज में। एक पॉसिबल तरीका ये होता है कि आप उसको लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन में जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर वो रियल है तो आप उसको बिलो, विदन और अबव जो है इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है या जो रियल नंबर्स हैं इनकी 3 ही तरह की एजेस नॉर्मली निकल रही होती हैं, समटाइम 2 एजेस भी निकल रही होती हैं। तो वो यही रेफर कर रही होती हैं कि ग्रेटर वैल्यू के साथ हमने इस डायरेक्शन पे जाना है, और इक्वल के साथ इस डायरेक्शन पे जाना है, और लेस वैल्यू के साथ हमने थर्ड डायरेक्शन जो है इसके ऊपर मूव करना है। तो जब भी आपके पास डिसीजन ट्री होगा तो इसमें नोड्स जो हैं वो फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एजेस किसी फीचर वैल्यू के साथ आपको अगले लेवल पे लेके जाएगी, और लीफ नोड जो है ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लास की वैल्यू जो है यस या नो की फॉर्म में जो अवेलेबल होती है उसको जो है वो रेफर कर रहे होंगे। जब आप डिसीजन ट्री बना लेते हैं तो फिर आपने उस डिसीजन ट्री को यूज करके प्रेडिक्शन करनी होती है। प्रेडिक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं कि वो स्टार्ट एट द रूट नोड और परफॉर्म करते हैं टेस्ट, फॉलो द एजेस, go to the second unless we reach on the leaf node, and if we reach on the leaf node तो predict the outcome associated with the leaf node। तो इस तरह से करके जो भी relevant prediction है वो हम परफॉर्म कर देते हैं। जैसे किसी डेटे को हम ले लें, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट तरह की फीचर्स हैं, और इन फीचर्स को यूज करके लेट्स से जो हमारे पास डिसीजन ट्री बना है वो कुछ इस शेप में हमारे पास डिसीजन ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, और ये मॉडल हमारे पास लर्न है, ट्रेन है, और अब हमने इस मॉडल को यूज करके प्रेडिक्शन करनी है कि वेदर वी शुड वेट और नॉट। तो कोई सिचुएशन जब हमारे सामने आती है, लेट्स से ये खास सिचुएशन हमारे सामने आ गई है जिसमें ऑल्टरनेट की वैल्यू, बार की वैल्यू, फ्राइडे की वैल्यू, हंगरी और पेट्रॉन और सब की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है, और हमें प्रेडिक्ट करना है कि वेदर वी शुड वेट और नॉट। तो ये एक न्यू सिचुएशन आ गई है, और इस न्यू सिचुएशन के लिए
हम अपना डिसीजन ट्री जो है इसको यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिसीजन ट्री जो है वो स्टार्ट कर रहा है पेट्रॉन से, मतलब टॉप से जो है ये स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये देखेगा कि पेट्रॉन की वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं कि पेट्रॉन जो है इसकी वैल्यू फुल है, तो डिसीजन ट्री जो है ये इस एज को फॉलो करके इस नोड के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से ये भी गौर कर सकते हैं कि पेट्रॉन की 3 ही पॉसिबल वैल्यू थी और हर वैल्यू के लिए एज जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे मूव कर जाना है। अगला हमारा फीचर या एट्रीब्यूट जो है ये विल एस्टिमेट की है, और विल एस्टिमेट जो है या वेट एस्टिमेट सॉरी, वो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 to 60 मिनट्स की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस एज को फॉलो करना है और यहाँ पे आ जाना है इस डायरेक्शन के ऊपर। और यहाँ पे अब ऑल्टरनेट है, और ऑल्टरनेट की वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द ऑल्टरनेट वैल्यू, और वो यस आपको नजर आ रही है, इट मींस ऑल्टरनेट इज अवेलेबल। और हमने यहाँ पे ट्री में फॉलो करते हुए इस नोड के ऊपर आ जाना है। ओके जी। और यहाँ पे अगला हमारा एट्रीब्यूट विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड इज फ्राइडे और सैटरडे। और फ्राइडे और सैटरडे की वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में यस है, और हमने इसको फॉलो करके अब यहाँ पे आ जाना है। नाउ दिस इज द लीफ नोड, और वहां पे आपको क्लास की वैल्यू नजर आ रही है, और क्लास की वैल्यू जो है वो आपको यस नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के लिए हमारा आंसर है यस, मतलब ही कैन वेट अकॉर्डिंग टू दीज क्राइटेरियाज विच आर प्रोवाइडेड हियर, ही कैन वेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेनिंग डेटा हमने ये डिसीजन ट्री जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया, और वंस इट इज कंस्ट्रक्टेड तो जब हमने इसको डिप्लॉय किया तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एलैबोरेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये रूट नोड से स्टार्ट करता है और फिर किसी लीफ नोड के ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, और वहां पे जो वैल्यू है यस एंड नो उसकी बेसिस के ऊपर ये प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपने डेटे की बेसिस के ऊपर ये ट्री बनाया, और इस ट्री को आपने डिप्लॉय कर दिया, और फिर इस ट्री की बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यस या नो के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस ट्री फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा, या ट्रेनिंग डेटे की बेसिस के ऊपर ये जो डिसीजन ट्री है इसको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एट्रीब्यूट्स को चूज करना पड़ेगा, जिसको हम रूट नोड बनाएं और फिर आगे फॉलो करते जाएं अगले लेवल्स के ऊपर। तो हमें कोई क्राइटेरिया जो है इसको यहाँ पे डेवलप करना होगा। तो डिसीजन ट्री जो है इसके बारे में हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि इट शुड बी स्मॉलेस्ट इन साइज, मतलब उसमें नंबर ऑफ नोड जो है वो कम से कम होने चाहिए, साइज जो है उसका स्मॉलेस्ट होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जब हम इस ट्रेनिंग डेटे में वर्किंग कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास ट्रीज बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो काफी ज्यादा होते हैं। रफली उसका फॉर्मूला ये होता है 2 raised to power 2 raised to power n। तो एक तरह से जो प्रीवियस एग्जांपल आपने देखी है उसमें आपके पास 2 raised to power 2, और चूंकि उसमें 12 एग्जांपल्स हैं तो इतने आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो बन सकते हैं। तो ये तो बड़ी ही एक स्मॉल साइज एग्जांपल है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ट्रेनिंग डेटा, जैसे मैं पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़ी तादाद में नियर टू इनफाइनेट नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो आपके पास बन रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में से किसी स्मॉलेस्ट ट्री को सर्च करना ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, मतलब एक डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम है। तो इसको ऑप्टिमली सॉल्व करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हमें इसके लिए कोई ह्यूरिस्टिक जो है वो डेवलप करना पड़ता है, और यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक हम चूज करते हैं वो है प्योरेस्ट नोड को चूज करने का, कि चूज द एट्रीब्यूट दैट प्रोड्यूसेस द प्योरेस्ट नोड्स।
ये एक टर्म यहाँ पे आ रही है प्योरेस्ट नोड्स की। इसका मतलब क्या है अभी मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेल के ऊपर बात करता हूँ। ये एक मेथड है जिसकी बेसिस के ऊपर हम उस नोड को सिलेक्ट करते हैं ट्री में जो कि ज्यादा प्योरेस्ट है। एक तरह से इसको हम इम्प्योरिटी मेजर भी कहते हैं या प्योरिटी मेजर भी कहते हैं। तो हमारे लिए वो नोड या वो फीचर सिलेक्शन के लिए हमारे सामने ऑप्शन के तौर पे होगी जो कि ज्यादा प्योर है अवेलेबल फीचर्स में से। ओके जी, तो स्ट्रेटेजी इज टू चूज द एट्रीब्यूट दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन गेन। अब मैं जरा इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो टर्म है प्योरिटी, इसका क्या मतलब है कि किसी भी एट्रीब्यूट की प्योरिटी जो है ये इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरा गौर करिएगा, ये जो प्रीवियस एग्जांपल आप देख के आए हैं उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 11-12 के करीब एग्जांपल्स हैं। हमारे पास टोटल 12 एग्जांपल्स हैं और अब मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया है कि इनमें से जो एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 6, 8 एंड 12 हैं उनमें आउटकम जो है वो यस है और जो एग्जाम्पल नंबर 2, 5, 7, 9, 10 एंड 11 है इनमें आउटकम जो है वो नो है। तो एक तरह से मैंने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सेपरेटली आपके सामने जो है वो लिख दिया है। तो हमारे पास जो 6 के करीब ऑलमोस्ट यस वाली एग्जाम्पल्स हैं और हमारे पास तकरीबन 6 के करीब ही नो वाली एग्जांपल्स जो है वो अवेलेबल हैं। लेट्स से यहां पे मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया है टाइप का। अब टाइप की 4 वैल्यूज हैं, मतलब फ्रेंच रेस्टोरेंट हो सकता है, इटालियन हो सकता है, थाई हो सकता है और बर्गर हो सकता है। अब जरा देखिएगा कि जहां पे फ्रेंच है एज ए वैल्यू वहां पे यस की एक एग्जाम्पल है और नो की भी एक एग्जाम्पल है। ओके, और जहां पे टाइप की वैल्यू इटालियन है वहां पे भी यस की एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, यू कैन वेरीफाई, और नो की भी एक ही एग्जाम्पल है। जहां पे वैल्यू थाई है वहां पे यस की 2 एग्जाम्पल्स हैं और नो की भी 2 एग्जाम्पल्स हैं। और जहां पे बर्गर की वैल्यू जो है, बर्गर है टाइप रेस्टोरेंट की, वहां पे भी यस की 2 ही एग्जाम्पल्स हैं और नो की भी 2 ही एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जरा देखिएगा, चूंकि हम स्मॉलेस्ट ट्री बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइप की हर वैल्यू के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो मिक्स्ड आ रहा है, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स यस की आ रही हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो नो की आ रही हैं। तो जब आपके पास किसी नोड में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसकी जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपके पास मिक्स में वैल्यू आ रही हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो नोड है ये इम्प्योर है या ज्यादा प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें चांसेस ये हैं कि आपका ट्री जो है उसका साइज बड़ा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नोड है या ये जो फीचर है टाइप वाली, ये एक तरह से क्या है, ये इम्प्योर है। दोबारा से जरा सुन लें कि मैंने इसको इम्प्योर क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज थी फ्रेंच, इटालियन, थाई और बर्गर, उसमें यस और नो की एग्जांपल्स जो है वो मिक्स आ रही थी, कुछ यस की आ रही थी और कुछ नो की आ रही थी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये नोड जो है वो ज्यादा प्योर नहीं है। अब एक और फीचर ले लेते हैं, हमने यहां पे एक और फीचर ले ली है जिसका नाम है पेट्रॉन्स। इस फीचर की 3 वैल्यूज हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि कितने लोग हैं रेस्टोरेंट के अंदर। इस फीचर की भी 3 वैल्यूज हैं, नन, सम और फुल। और अगर आप नन वैल्यू के ऊपर गौर करें तो इसका मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ नो की ही 2 वैल्यूज हैं। तो 2 ही एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें पेट्रॉन्स की वैल्यू नन है और क्लास की वैल्यू जो है वो नो है। आप यहां पे गौर कर रहे हैं कि यहां पे सिर्फ एक ही क्लास की वैल्यू जो है वो आ रही है,
मिक्स क्लासेस या दोनों क्लासेस की वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन ले ले, जहां पे पेट्रॉन्स की वैल्यू सम है। तो इसका मतलब ये है कि जिन एग्जांपल्स के अंदर पेट्रॉन्स की वैल्यू सम है, वहां पे आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं और उन चारों एग्जांपल्स के अंदर क्लास की वैल्यू यस है। ओके, और पेट्रॉन्स की वैल्यू जहां पे फुल है, वहां पे आपके पास 2 एग्जांपल्स जो हैं वो यस की हैं और 4 एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास नो की हैं। ओके जी, अब जरा देखिएगा, अगर मैं पेट्रॉन्स को कंपेयर करूं टाइप वाली फीचर के साथ, तो अब मैं इजीली कह सकता हूं कि पेट्रॉन ज्यादा प्योर है इन कंपैरिजन टू द टाइप फीचर। रीजन क्या है इसके ज्यादा प्योर होने की? क्योंकि इसकी 2 ब्रांचेस एटलीस्ट ऐसी हैं जो कि फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी, एक सम वाली ब्रांच और दूसरी नन वाली ब्रांच। क्यों एक्सटेंड नहीं होगी? क्योंकि यहां पे एक ही टाइप की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, यस की वैल्यू आ रही है और यहां पे सिर्फ नो की वैल्यू आ रही है। तो आप सिंपली यहां पे यस प्रेडिक्ट कर सकते हैं और यहां पे आप नो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यू ओनली हैव टू एक्सपेंड दिस ब्रांच। अगले एट्रीब्यूट या फीचर टेस्ट के लिए आपको सिर्फ एक ब्रांच जो है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये मतलब है प्योरिटी का। हम एक फीचर को उस वक्त कहते हैं कि वो ज्यादा प्योर है जब उसके कुछ ब्रांचेस के लिए जो वैल्यूज हैं वो एक ही क्लास की आ रही हैं, या यस की आ रही हैं या नो की आ रही हैं, और मिक्स वैल्यूज जो हैं उसमें कम से कम आ रही हैं। टाइप ज्यादा प्योर इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी हर ब्रांच के अंदर मिक्स वैल्यूज आ रही थी। मतलब अगर आप टाइप को चूज करते हैं तो आपको यहां पे भी नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैटर्न्स को यूज करते हैं तो आपको इन 2 ब्रांचेस को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही ब्रांच को एक्सटेंड करने की जरूरत है जहां पे मिक्स वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम प्योरिटी कहते हैं। प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पेट्रॉन्स वाली फीचर है ये ज्यादा प्योर है इन कंपैरिजन टू द टाइप फीचर। तो आप जब सीएन ट्री बना रहे होते हैं तो आप बेसिकली ये जो फुल वाली ब्रांच है इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करते हैं। अब आप देखिएगा कि आपने उसको एक और फीचर के लिए जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, और ये जो फीचर जिसके लिए आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं दैट इज हंगरी, और हंगरी के लिए आपने इसको फर्दर जो है वो 2 ब्रांचेस जो है इसके अंदर एक्सपेंड कर दिया है। और इसमें भी अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो नो वाली डायरेक्शन है ये आगे एक्सपेंड नहीं होगी और यस वाली डायरेक्शन जो है ये आगे एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये एक्सपेंशन हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, इसके लिए डिटेल एक एल्गोरिथम जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो प्रीवियस स्लाइड में आ रही थी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी। तो जब हम ट्री बना रहे होंगे तो किस नोड को चूज करना है ट्री को एक्सपेंड करने के लिए, ये डिसीजन हम कैसे करेंगे, उस नोड को चूज करेंगे जो कि ज्यादा प्योर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चलो थेरेटिकली तो इस चीज को हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि प्योरिटी जो है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मैथमेटिकली ये जो प्योरिटी है इसको हमने मेजर कैसे करना है, इसके लिए मैथमेटिक्स क्या हमने यूज करना है या मैकेनिज्म हमने क्या यूज करना है, इस चीज को मेजर करने के लिए या किसी वैल्यू की फॉर्म में इसको लाने के लिए हमारे पास क्या तरीका जो है वो अवेलेबल है। तो प्योरिटी जो है इसको मेजर करने के 2 तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक जिसको हम इंफॉर्मेशन गेन मेथड कहते हैं जो कि एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा आपके पास जीनी इंडेक्स है, ये एक और मेथड है। और ये दोनों मेथड जो है एंट्रोपी एंड जीनी इंडेक्स जो है ये इम्प्योरिटी जो है या प्योरिटी जो है
इसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। एंट्रोपी एंड जीनी इंडेक्स जो है आप इसको यूज करके किसी भी नोड जो है इसकी प्योरिटी जो है इसको मेजर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गेन आपको यहाँ पे बताया गया है कि इट इज फर्स्ट यूज्ड इन द ID3 एल्गोरिथम और इस कमर्शियल वर्जन आर अवेलेबल, जैसे C5.4 इसका फर्स्ट कमर्शियल वर्जन है और J48 एंड J50 ये इसके अदर कमर्शियल वर्जन जो है वो अवेलेबल हैं। जीनी इंडेक्स जो है ये कार्ट नाम के एल्गोरिथम के अंदर जो है वो यूज हुआ है। जीनी इंडेक्स कार्ट नाम के एल्गोरिथम के अंदर जो है वो यूज है। कार्ट एल्गोरिथम जो है ये 80s के अंदर डेवलप हुआ था और ये बड़ा एक मल्टीपर्पज एल्गोरिथम है। आप इसको क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। ऊपर वाले जो एल्गोरिथम है ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। फर्क इनमें सिर्फ इतना ही है कि जो फर्स्ट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं ये एंट्रोपी को यूज करते हैं प्योरिटी को मेजर करने के लिए, और जो सेकंड टाइप के एल्गोरिथम्स हैं ये जीनी इंडेक्स को यूज करते हैं प्योरिटी जो है इसको मेजर करने के लिए। अब जरा हम थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं। ये जो सारी डिस्कशन हमने की है कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे रेफर्ड भी है कि इफ द रिमेनिंग एग्जांपल्स आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव देन आंसर इज यस एंड नो, एंड इफ देयर इज सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एग्जांपल देन वी चूज द बेस्ट एट्रीब्यूट टू स्प्लिट ऑन। ओके, तो एट्रीब्यूट को स्प्लिट हमने कब करना है? जब उसमें मिक्स एग्जांपल जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। जब एक ही क्लास की एग्जांपल्स हैं तो वहां पे हमने उसका लीफ नोड बना देना है, आगे उसको स्प्लिट नहीं करना। सम टाइम आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स अभी रहते होते हैं लेकिन आपके पास स्प्लिट होने वाले एट्रीब्यूट आई शुड से रहते होते हैं, लेकिन आपके पास कोई फर्दर एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रीजनेबल नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। समटाइम ये भी हो सकता है कि आपके पास एग्जाम्पल्स तो हैं लेकिन फीचर को नहीं है फर्दर स्प्लिट करने के लिए, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो नॉइजी है, उसमें नॉइज है। ये सिचुएशन जो है वो समटाइम जो है वो अकर कर सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले वाली दो सिचुएशंस के साथ ही वर्किंग कर रहे होंगे कि अगर जो प्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्लास की फीचर्स हैं क्लासेस हैं तो हम उसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर मिक्स हैं तो हम उस नोड को आगे फर्दर नए एट्रीब्यूट या फीचर के साथ अगले लेवल के ऊपर जो है वो स्प्लिट कर देंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे। ये जो वेदर डेटा आप देखते आ रहे हैं प्रीवियस वीक के अंदर भी, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा है डिसीजन ट्री डेवलपमेंट वाला, इसको हम यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे इस वेदर डेटा के ऊपर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।